तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। सोशल मीडिया हो या फिर आजकल जो एआई आई है, इन तमाम चीज़ों ने हम लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, लेकिन कोई भी चीज़ 100% अच्छी भी नहीं होती, कुछ बुराइयाँ भी अपने साथ लाती है। अब सोशल मीडिया नई नई चीज़ें, एक ऐसी रील मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर भी की थी, आप लोग चाहें तो जाके देखें उसको। उसमें मैंने कुछ कहा भी था कि किस हिसाब से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये तमाम चीज़ें बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। और आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। आज की कहानी में एक लड़की जो सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें देखती है, देखने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए ऐसे इंसान को रास्ता बनाती है कि अंत में फिर एक शख्स की जान चली जाती है और कई ऐसे रिश्ते हैं जिनका कत्ल हो जाता है। तो सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर में एक थाना जिसका नाम है जमालपुर थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गाँव जिसका नाम जयपट्टी कला गाँव। तारीख 4 अक्टूबर साल 2023, यानी आज से बामुश्किल महीना 15 दिन पहले की ये बात है। इसी गांव में एक शख्स जिनका नाम था संतोष कुमार भारती, उम्र लगभग 40 साल, अपने परिवार के साथ रहा करते। पढ़े लिखे थे नहीं, कहीं नौकरी वगैरह करते नहीं थे, तो घर का जो खर्च होता उसको चलाने के लिए ये खेती करते, कहीं मेहनत मजदूरी करते। इसी से इनके घर का खर्च चलता। घर में एक 20 साल की बेटी, एक 18-19 साल का बेटा, इन्हीं के साथ इनकी ज़िंदगी कटती। दिन भर खेतों पे जाते, काम करते, काम करके जो कुछ पैसे मिलते उसी पैसे से अपने घर का खर्च चलाते, और यूं ही इनकी ज़िंदगी गुजरती रही। वक्त आगे बढ़ता रहा, लेकिन इसी बीच 4 अक्टूबर को हर बार की तरह जैसे सुबह जाते थे, उसके बाद दिन भर काम करते थे, शाम को वापस आते थे, ठीक उसी तरह 4 अक्टूबर को भी रोज़ की तरह संतोष कुमार भारती अपने काम पे जाते हैं, जहाँ पे इनको काम करने जाना था। जाने के बाद इधर जो बेटा था वो स्कूल निकल जाता है, जो बेटी थी वो घर पे खाना बना रही होती है, इस उम्मीद में कि दोपहर को भाई आएगा, पिता आएंगे, दोनों को खाना खिलाऊंगी, तो पहले ही बना देती हूँ। देखते देखते दोपहर हो गया, बेटी ने खाना बना लिया। अब खाना बनाने के बाद रास्ता देख रही कि पापा आए तो खाना खाएं, तो फिर बाकी काम मैं करूँ। लेकिन इत्तेफाक से दोपहर के 2 बज गए, लेकिन संतोष कुमार जो थे उनका कुछ पता नहीं चला। संतोष वापस आए नहीं। अब इधर बेटी इंतज़ार कर रही कि पापा आ जाते, और हर बार 2 बजे तक आ जाते थे, इस बार आए नहीं। उन्हें थोड़ी सी चिंता हुई। उसके बाद देखते देखते 3 बजे। 3 बजते ही जो बेटा था वीरेंद्र, वो भी आ गया। वो इधर बहन परेशान अपने भाई को बताती है कि यार पापा गए हैं काम पे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, दोपहर को खाना भी नहीं खाया, सुबह खा के भी नहीं गए थे। अब बेटे ने जब ये बात सुनी तो उसे लगा कि हो सकता है कि कहीं रुक गए हों, किसी दोस्त के पास कुछ ताश वगैरह खेल रहे हो। लिहाजा बेटा अपनी बहन को समझाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, एक काम करो तुम मुझे खाना दे दो, मैं खा लेता हूँ, तुम भी खा लो, शाम तक आ जाएंगे। अब भाई ने इतना बोला, बात आई गई हो गई। बहन भी भाई को खाना देती है। देने के बाद अब देखते देखते शाम हो गई, 5 बज गए। और 5 बजने के बाद भी जब संतोष कुमार नहीं आए, तब कायदे से दोनों भाई बहन परेशान हुए। दोनों भाई बहन परेशान, अब ढूंढने निकलते हैं। सबसे पहले जहाँ काम पे गया था वहाँ पे खोजने गए। अब वहाँ खोजने गए तो वहाँ कुछ पता ही नहीं। ये हुआ कि यहाँ तो आ जाए ही नहीं। अब जब ये पता चला कि यहाँ तो आ जाए नहीं, तो थोड़ा और परेशान। फिर क्या? फिर उसके बाद ये हुआ कि आसपास के लोगों से पूछ लेते हैं। भाई अलग पूछ रहा, बहन अलग पूछ रही। देखते ही देखते घंटे भर में दोनों ने पूरा गाँव छान मारा, लेकिन जो संतोष था उसका कहीं कुछ पता नहीं। इधर देखते देखते शाम हो रही, घर वाले परेशान, भाई बहन बदहवास, पूरे इलाके में खोज रहे हैं। गांव वालों में भी अब गुमसुम सी खबर हो गई कि संतोष कुमार कहीं गायब हो गए। अब गांव वाले भी अपने तरीके से खोज रहे हैं, आपस में एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं कि क्या संतोष कहीं गया था या नहीं गया था, किसी ने देखा। लेकिन पूरा गांव जुट गया, पूरा गांव खोज लिया, संतोष का कहीं कुछ पता नहीं चला। रात होते होते पूरे गाँव में टेंशन का माहौल, सारे लोग परेशान, सारे लोग खोज रहे हैं। दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक हर जगह फ़ोन कर लिया, संतोष का कहीं कुछ पता ना चला। जैसे तैसे करके भाई बहन ने रात गुजारी। सुबह हुई। सुबह होने के बाद आसपास के लोगों ने सुझाव दिया कि अब अगर आना होता तो आ जाते, और ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ है या फिर कहीं चले गए, तो एक काम करो, जाओ पुलिस स्टेशन और कंप्लेन दर्ज करवा दो। इतना सुनने के बाद जो बेटा था वीरेंद्र, आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद जो थाना लगता था जमालपुर, वहाँ जाता है, अपने पिता की गुमशुदगी की खबर देता है। अब थाने वाले खबर सुनते हैं, उसके बाद कागज़ में नोट करते हैं
लेकिन हर बार की तरह पुलिस का जो रवैया कि अभी 24 घंटे पहले एक 40 साल का आदमी कहीं गया है, हो सकता है परिवार में कोई कलह रही हो, कोई टेंशन रही हो, लाश तो मिली नहीं है तो फिर होगा कहीं सुरक्षित। पुलिस वालों ने यूं ही कागज़ में नोट किया, बातों को इग्नोर कर दिया। बेटे को समझा के भेज दिया कि ठीक है जाओ, हम खोज लेंगे। इधर बेटा परेशान गांव में फिर भटक रहा, खोज रहा, हर जगह जा रहा। देखते देखते एक दिन और गुजर गया। अब एक दिन और गुजरा और इधर जब पुलिस ने कुछ किया नहीं, आसपास के लोग भी परेशान, तो कहीं से फिर वहाँ के जो एसपी साहब थे उन तक ये खबर गई। अब एसपी साहब तक ये खबर गई तो उन्होंने फिर थाने में फ़ोन किया, पूछा कि भैया काम क्यों नहीं कर रहे हो। जब थाने में फ़ोन गया, एसपी साहब ने फ़ोन खुद कर दिया। अब पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये तो एसपी साहब मामले में गंभीरता दिखा रहे हैं, अब तो कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन पुलिस वाले गांव में आते हैं। आने के बाद वही जहाँ जहाँ ये लोग खोज चुके थे वहीं खोजते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि किसी ने देखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शाम हो गई और अभी भी पुलिस वालों के हाथ खाली, आसपास के लोगों के हाथ खाली, घर वालों के हाथ खाली। संतोष का कहीं कुछ पता ना चला। अब देखते ही देखते जब 2 दिन गुजर गए और संतोष का कहीं कुछ पता नहीं चला, तो मन में तरह तरह के ख्याल पुलिस वालों के भी आ रहे थे, आसपास के लोगों के भी आ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हादसा हो गया हो, कोई दिक्कत हो गई हो। ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने सोची तो अब तक पुलिस वाले जो मान रहे थे कि कहीं चले गए होंगे, किसी के घर होंगे, अब उन्हें भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ हादसा कर दिया हो। लिहाजा 2 दिन बाद अब पुलिस वाले बेटे से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे कोई डाउट है, कि क्या कोई आपके पिता के साथ कुछ कर सकता है। अब ये सवाल जब बेटे ने सुना तो पहले तो बेटा शन, ऐसे सवाल के लिए तो तैयार ही नहीं था कि कौन ऐसा करेगा। कुछ देर तक कहता है कि नहीं साहब, मेरे पिता की किसी से क्या दुश्मनी, हम किसान लोग हैं, गरीब आदमी, खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, उसी से भरण पोषण, ना कोई झगड़ा है, ना कोई विवाद, ना किसी से कभी लड़ाई हुई। अब पुलिस वालों ने कहा कि बिना लड़ाई के, बिना झगड़ा के तो कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल एक काम करो, अगर तुम्हें किसी के ऊपर डाउट हो तो एक बार इत्तला ज़रूर करना। पुलिस वालों ने इतना कहा, अपने तरीके से खोजबीन जारी रखते हैं। फिर एक दिन गुजरता है। इसके बाद अब जब बेटे को पुलिस वालों ने ये लाइन बोली कि काम करना, नज़र रखना, किसी पे डाउट हो तो बताना, तब बेटे ने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। अब सबको संदेह की नज़र से देखने लगा कि कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। और इसी नज़र रखने के दौरान एक चीज़ बेटे ने नोटिस की। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और कहा कि साहब मुझे किसी पे डाउट तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मुझे काफ़ी अजीब लगी। पुलिस वालों ने कहा क्या? तब बेटे ने कहा कि आमतौर पे मेरे पापा के जो सबसे खास दोस्त थे रविंद्र अंकल हर मामले में मेरे घर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते थे। हर बार ऐसा होता था कि रविंद्र अंकल हमेशा कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, पापा को लेके एकदम खड़े रहते। लेकिन पापा 2 दिनों से गायब हैं और रविंद्र अंकल ना तो खोज रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, जैसे इस मामले से बड़ा कटा कटा सा रह रहे हैं। अब ये चीज़ पुलिस वालों ने जब सुनी तो उनके पास और कोई सबूत तो था नहीं। उन्हें लगा चलो अब रविंद्र से ही पूछताछ कर लेते हैं, चूँकि कहीं से कुछ अगर आया है तो रविंद्र का नाम। इसके बाद पुलिस वालों ने रविंद्र से पूछताछ की। उससे पूछा कि क्या मामला है और तुम क्यों इतने कटे कटे हो। पुलिस ने जब रविंद्र से पूछा तो शुरुआत में ही उसका लहजा डगमगा गया। पुलिस वालों ने फ़ौरन भांप लिया और अब अपना पुलिसिया रूप पुलिस वाले दिखाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ जानते हो चुपचाप बता दो, नहीं तो हमें बड़ी शक्ति बरतनी पड़ेगी। और ये चीज़ जब उससे पूछा गया तब फिर रविंद्र कहता है कि साहब मैंने ही मारा है। अब एक दोस्त अपने ही सबसे खास दोस्त को मारने की बात कह रहा। पुलिस वाले फिर पूछते हैं क्यों, तो फिर उस पर कहता है कि मुझे मारने के लिए मेरे सबसे खास दोस्त संतोष की बेटी ने कहा था, यानी सुमन ने। अब इतना सुनना हुआ, पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर सुमन क्यों अपने बाप को मारने को बोलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रविंद्र है वो झूठ बोला। पुलिस वालों ने फिर से पूछा कि पूरी कहानी क्या है। तो ये लाइन जब पूछी गई तो फिर यहीं से कहानी 2 साल पहले पहुंच गई। दरअसल 2 साल पहले हर बार की तरह संतोष और जो रविंद्र थे बचपन के दोस्त एक दूसरे के घर आना जाना, रोज़ बैठना, चाय पानी करना। ऐसे ही अक्सर रविंद्र संतोष के घर पे आता, कभी आता तो संतोष मिलता, कभी आता तो नहीं मिलता। तो जो बच्चे होते वो मिलते, कहते कि अंकल बैठिए, पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, तब जाइए। ऐसे ही 2 साल पहले यानी साल 2021 में जब सुमन लगभग 16, 17, 18 साल की रही होगी, ठीक उसी समय रविंद्र आता है। और आने के दौरान रविंद्र जब पूछता है कि संतोष हैं, तो घर में सिर्फ सुमन होती है और सुमन उस टाइम बैठ के फ़ोन में कुछ देख रही होती है। देखने के दौरान वो फिर बोलती है कि नहीं पापा तो नहीं है, अंकल आप बैठिए।
बैठने के बाद उनको बैठाती है, बैठाने के बाद पानी वानी पिलाती है। उसके बाद उन्हें बड़े अजीब तरीके से देखती है। देखने के बाद थोड़ी देर तक घूरती है। घूरने के बाद वो मोबाइल में जो कुछ देख रही थी, उसे देखने के बाद फिर जो रविंद्र थे उनसे कुछ पूछती है और कहती है कि ये तमाम चीज़ें होती क्या है। अब वो सवाल, वो शब्द सुनने के बाद रविंद्र एकदम सन्न। अब एक 18 साल की लड़की एक 42 साल के आदमी से ऐसा सवाल। बहरहाल वो कुछ बोलते नहीं, उठ के चले जाते हैं। लेकिन अब उनके भी दिमाग में बात घर कर गई कि कैसे ये लड़की मुझसे बोल दी। अगली बार वो फिर आते हैं, फिर से ये लड़की सेम सवाल। तो कहीं ना कहीं अब रविंद्र भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। लड़की का पहले से मन था। इसके बाद एक दिन जब घर पे कोई नहीं था तो रविंद्र घर पे आता है और उसके साथ वो तमाम चीज़ें करता है जो एक रिश्ते की मर्यादा से बहुत ऊपर की चीज़ थी। इतना होने के बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे, एक दूसरे के साथ संबंध रखने लगे, एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। आलम यह हुआ कि ना उम्र का कोई तकाजा रहा, ना ही कोई शर्म, ना कोई लाज। एक 18 साल की लड़की अपने पिता के दोस्त के साथ ऐसा, और एक 42 साल का आदमी अपने दोस्त की बेटी के साथ। ये तमाम चीज़ें चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। लेकिन जब वक्त गुजरा, इन दोनों की हरकतें लगातार बढ़ी, तो कहीं ना कहीं संतोष को भी कुछ डाउट होने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि नहीं सब नॉर्मल है, लेकिन जब हरकतें ज़्यादा हो गई उसे डाउट हुआ तो उसने नज़र रखनी शुरू की। और एक दिन इत्तेफाक से उसने रंगे हाथ दोनों को पकड़ा। संतोष ने जब ये तमाम चीज़ें देखी तो देखने के बाद उसके पैरों के लिए ज़मीन खिसक गई कि हो क्या रहा। फ़ौरन उसने रविंद्र को कहा कि आज के बाद मेरे घर पे मत आना। अपनी बेटी को भी डांटा फटकारा, फ़ोन भी छीन लिया। और यहीं से अभी दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया। अब जब मिलना जुलना बंद हुआ तो इधर जो रविंद्र था वो परेशान, उधर वो सुमन परेशान। फिर क्या, ये भी था कि जब तक बाप रहेगा तब तक मिल नहीं सकते। इधर इसी बीच संतोष ने जब अपनी बेटी की ऐसी हरकत देखी तो फिर उसने शादी फिक्स कर दी और कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी शादी कर दूंगा। अब लड़की डर गई, उसे लगा कि शादी कर दोगी तो फिर कैसे ये सब चलेगा। तो फिर यहीं से उसके जहन में एक आइडिया आया और बोला कि अब मेरे पापा को मार दो। अगर तुम्हें मेरे साथ सोना है, मेरे साथ रिलेशन बनाना है, तो तुम्हें मेरे पापा को मारना पड़ेगा। अब इतना हुआ, होने के बाद फ़ौरन रविंद्र भी तैयार हो जाता है, पूरा प्लान बनता है। और 4 अक्टूबर को जब ये निकलता है संतोष, तो फ़ौरन रविंद्र उससे मिलता है। मिलने के बाद उसको पकड़ता है, उसका कत्ल करता है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें। अब ये पूरी पहले जब पुलिस वालों ने सुलझाई तो फिर पूछा भैया लाश कहाँ है। उसके बाद रविंद्र ने कहा कि लाश मैंने जो टॉयलेट है उसका जो टैंक होता है उसमें डाल दिया है। पुलिस वाले फ़ौरन लेके जाते हैं। इतने में गांव में पूरे ये खबर फैल गई, गांव के सारे लोग इकट्ठा। उसके बाद गांव की मौजूदगी में उस चीज़ को जब हटाया गया तो अंदर सड़ती हुई तैरती हुई संतोष कुमार की लाश मिलती है। इतना होने के बाद तो गांव का गुस्सा फूट गया। उन्होंने पत्थरों से हमला कर दिया रविंद्र के ऊपर। इसमें जो वहाँ के दरोगा साहब थे वो भी घायल हुए, 3-4 सिपाही भी घायल हुए। रविंद्र को भी काफ़ी चोटें आई। और तब जाके पूरी कहानी निकल के सामने आई कि एक बेटी ने अपनी ही भूख को मिटाने के लिए कैसे अपने बाप को मार दिया। तो बड़ी अजीब सी कहानी थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और सवाल जवाब का सिलसिला। आज फिर से माफ़ी चाहूँगा, कायदे से आप लोगों के साथ में बेईमानी कर रहा हूँ, लेकिन आज कहीं जाना है और बड़े अर्जेंट में जाना है, तो आज सवाल फिर से पूछ ले रहा हूँ। आप लोग जवाब दे दीजिएगा तो सबके नाम मैं कल और आज दोनों मिला के ले लूँगा। और आज का मेरा सवाल है और कल का भी यही था, एसपीजी का गठन कब और क्यों हुआ था। तो जिन लोगों ने कल जवाब दे दिया था कोई जरूरत नहीं, आप आज दें, इच्छा हो तो फिर से दे दें, नहीं तो कल और आज मिला के सबका नाम मैं कल ले लूँगा। और आज नाम नहीं ले पाए उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे